हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 2024 का जेई मेंस का पेपर का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। आज हम लोग इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कौन सा पेपर है तो देखिए, जेई मेन 2024 और कौन से डेट वाला है तो 27/01/2024 एंड शिफ्ट कौन सा है, सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इनके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट एनालिसिस करके ही आंसर तक हम पहुंचेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास अभी एक बार में 12 क्वेश्चन हमने लिया है और मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर क्वेश्चन का सल्यूशन लेंगे, हर क्वेश्चन का सल्यूशन लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज, कह रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कितना कंप्लीट हुआ है, 99.9% कंप्लीशन हुआ है। और किसके टर्म में आंसर पूछा है, टी हाफ के टर्म में आंसर पूछा है। किसके टर्म में पूछा है, टी हाफ के टर्म में। तो आपको आंसर कैसे देना है, टी हाफ के टर्म में। तो आइए हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो हम कंप्लीशन के लिए रिएक्शन पढ़ते थे वो क्या था हमारा, वो क्या था तो हमारा था के इक्वल टू क्या था। अगर हम एल एन के टर्म में चलते हैं, हम एल एन के टर्म में चलते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/T और ये क्या हो गया एल एन और ये हो गया 100 और नीचे क्या था 100 - x। ये क्या है, फॉर्मूला है। और टी हाफ के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वो क्या है तो वो उसके लिए देखे के इक्वल टू क्या था 0.693 और अपान में क्या था टी हाफ। अब देखो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है, इसीलिए के की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट ला है और ये उसी का हाफ लाइफ है, इसीलिए ये दोनों के की अगर वैल्यू की बात करें तो दोनों सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिलेट कर लेंगे और एक काम और कर लेंगे। ये वैल्यू कहां से आती है तो ये वैल्यू आती है ln2 की, ln2 की वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है ln2 की। तो हमने यहाँ पे ln के फॉर्म में लिया है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ln वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से हम लिखते हैं k की वैल्यू, तो हमारा बन जाएगा ln2 और ये क्या बन जाएगा टी हाफ। अब आगे बढ़ें तो ये क्या लिखा जाएगा 1/T और T कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 99.9%। अब आगे चलेंगे ln और ये करा है 100 और ये करा कि 100 में से कितना कंप्लीट हो चुका है 99.9% कंप्लीट हो चुका है, यानी 100 में से 99.9 जा चुका है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये 0.1 आएगा, यहाँ पे 0.1 आएगा। उसको हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे 10 से इंटू करेंगे तो नीचे 1 और ऊपर 1000 आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ln2 और ये क्या हो जाएगा टी हाफ, ये क्या हो जाएगा टी हाफ और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/T 99.9%। और मैं इसको सीधे लिख रहा हूँ ln 10⁻³ अब क्यों लिखा हूं, अब देखो अगर मैं कहूं इसका सोल्यूशन यहां पे देखना है तो ये 10 आएगा और ये 0.1 आएगा। ये 10 आए, ये देखिए नीचे ये सॉरी ऊपर 100 आएगा, नीचे क्या आएगा 0.1 आएगा। तो आप ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, 10 से अगर इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। मैंने उसी को लिख लिया। अब अगर हम क्या करें, अब हम क्या करें, इनको देखें और उनको देखें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ln2 की वैल्यू की कितनी होती है, ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो आप इसे यहाँ पे रख लो तो ये बन जाएगा 0.693 और ये क्या बन जाएगा टी हाफ और ये हमारा क्या बन जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो ln की जो वैल्यू होती है, जो ln की वैल्यू होती है वह 2.303 log बेस 10 होती है। तो मैं क्या करता हूं,
इसकी वैल्यू को रख लेता हूं तो ये बन जाएगा टी हाफ, ये क्या बन जाएगा टी हाफ, और ये हमारा क्या आ जाएगा 2.303 लॉग। अब एक काम और कर लेते हैं, 3 आगे आ जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा, log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 6 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका क्या है टी 99.9% है, ये याद रखिएगा। तो मैं इसको इधर उठाकर कर देता हूं, मैं इसको उधर उठाकर कर देता हूं, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टी 99.9। अब ये देखिए ये जाएगा इसके नीचे और ये जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा टी हाफ। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। देखिए 3 2 जा, देखिए 3 3 जा 9 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 आएगा। अब देखिए अगर मैं कहूं नीचे, और नीचे कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.6 और कितना है 93। तो ये क्या होता है, इसको काटने पे ये क्या आता है 10 आता है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाता है, जो टी 99.9% है वह 10 टाइम ऑफ टी हाफ में क्या होता है कंप्लीट होता है। 10 टाइम ऑफ टी हाफ में क्या होता है कंप्लीट होता है। चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। और वैसे जब इसका डेरिवेशन कराया जाता है तो वहीं पे ये बता दिया जाता है कि T75 पे कितना होगा 2 टाइम ऑफ टी हाफ होगा, T87.5 पे कितना होगा 3 हाफ के बराबर होगा। ये सारी चीजें वहीं बता दी जाती है। तो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको लिया, मैंने इसको लिया, ये क्यों इतना लिखा हूं मैं, क्योंकि कह रहा है कि 99.9% पे बात हो रही है। मैंने इसको रखा, इसको रखा, ये देखिए यहां से सॉल्व करने पे 10 पे पावर आ गया 3, ये 3 आगे आ गया, ln की वैल्यू मैंने रख दिया 2.303 और log बेस 10, ये log बेस 10 पे 10 जो है ये क्या हो गया वैल्यू 1 हो गया, ये गायब हो गया। आपने इसको सॉल्व किया कितना आया 6.909 और ये क्या है वैल्यू 0.693, तो ये अप्रॉक्स में 10 आ जाता है। तो टी 99.9% पे हमारा कितना कंप्लीट हुआ है, तो 10 टी हाफ कंप्लीट हुआ है, 10 टी हाफ कंप्लीट हुआ है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर नंबर डी इज क्या है करेक्ट, डी इज करेक्ट। एक बार आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल अमोंग फॉलोइंग आर HF H2O CO NS CO2 NS3 SO2 H2CH4। आई थिंक ये आपको पहले से ही पता होगा, आपने टिक भी कर लिया होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और कैसे होगा, तो आइए हम जब ये पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मैं इसको हटा रहा हूं, डाइपोल मोमेंट, तो वहां पे हम एक चीज सीखते हैं, जो हमारा पहला रूल होता है, वहां पे ये बताया जाता है कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास आइडेंटिकल बॉन्ड है, आइडेंटिकल बॉन्ड है किससे, सेंट्रल एटम से। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक सेंट्रल एटम है, उससे सेम टाइप के एटम ऐड है, सेम टाइप का एटम अगर ऐड है तो हर एटम का बॉन्ड क्या होगा, एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा, एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या कर रहा है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। बात सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कह रहा है कि सेंट्रल एटम से सेम टाइप के एटम जुड़े होंगे जिससे सबके बॉन्ड क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और सेंट्रल एटम पे अगर कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा नॉन पोलर होगा, उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। उसी पहले स्टेटमेंट पे ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो अगर मैं कहूं CO2 की मैं बात करूं तो ये देखो, ये क्या है, देखो इधर O है, इधर O है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड क्या है, आइडेंटिकल है, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। सेम आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या H2 की मैं बात करूं तो H2 में देख लो सेम टाइप के बॉन्ड है, आइडेंटिकल एटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0। यानी ये भी कर सकते हैं
कि अगर मोलिक्यूल सेम टाइप के एटम से बना हुआ है तो उनका भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, CH4 में देखो अगर मैं बात करूं तो ये टेट्राहेड्रल बनाता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता है। चारों बॉन्ड को देखो सब एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, नॉन पोलर है, ये भी हमारा नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, 0 होगा। अगली बात अगर हम करें BF3 की बात करते हैं तो ये हमारा अगर हम बात करें BF3, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए और सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो हमारा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे आंसर हो जाएंगे टिक करने पे। अब आपके मन में आएगा कि ये HF ले लेते हैं, फिर हम SO2 ले लेते हैं, फिर हमारा क्या बच रहा है, अमोनिया बच रहा है, तो इनको भी आप लेकर चेक कर सकते हैं। तो आइए उसको हम चेक करवा देते हैं। इसको मैं हटाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा, ये आपका आंसर है। अब मैं उन पे अगर बात करूं, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा, एक दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है, डिफरेंस होना जरूरी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये स्टेटमेंट सेकंड है, अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास H और F है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इसके अंदर क्या है, डाइपोल मोमेंट है। अगर मैं बात करूं NH3 की, मैं बात करूं तो NH3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है इसका, ऊपर लोन पेयर है और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसका मतलब इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट होंगे। देखो ये डाइपोल मोमेंट का साइन होता है, ये डाइपोल मोमेंट का साइन होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देता है आगे की ओर बढ़ाता है, उसकी तरफ क्या होता है, बैकवर्ड साइड ऑफ एरो होता है, और जो लेता है वो क्या होता है, उसकी ओर एरो का साइन होता है, फॉरवर्ड साइड। तो अब ये देखो ये हमारा क्या है, इसका भी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं SO2 की, मैं बात करूं तो SO2 में अगर S की बात करें तो उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं। अभी उसके पास क्या है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, 2 2 4। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यहां पे, ये देखो, ये देखो अगर मैं बात करूं तो ये देखो इसके पास भी अभी लोन पेयर बचा हुआ है, यानी इसके पास भी क्या होगा, कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट आएंगे ही आएंगे। ये चीजें आप क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब मैं कहूं कि अगर आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप भी चेक कर सकते हो कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, इसीलिए इसके अंदर भी कुछ न कुछ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, और थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। मैं इसको हटाऊंगा, आपका आंसर आ गया है ये और ये और ये। अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इसको हटाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कर 3 मोलर NaOH सोल्यूशन दिया हुआ है, जो क्या हो रहा है, सोल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग 84 ग्राम, ये 84 ग्राम है, क्या लिया गया है, 84 ग्राम NaOH लिया गया है। देन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम बताना है लीटर में, इज इंटू 10 पे पावर -1, यानी ये आपको बॉक्स खाली दे दिया गया है, ये स्पेस दे दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है, वॉल्यूम यानी V निकालना है, और V निकालकर उसमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो N/B, B किस में होता है, लीटर में। मोल कैसे निकालते हो, मास अपान कैसे निकालते हो, मोलर मास, कैसे निकालते हो, मास अपान मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है, 84 ग्राम। अगर मैं कहूं कि 84 ग्राम, मोलर मास NaOH का कितना होता है, तो इसका कितना होता है 23, इसका कितना होता है 17, और ये आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 2.1 आ जाएगा,
2.1 आ जाएगा। मोलैरिटी कितना दिया है 3 मोलर, कितना दिया है 3 मोलर। और आपको देख लो ये मोल कितना निकल गया, मोल निकल गया 2.1 मोल। वॉल्यूम कितना है V, कुछ नहीं, नहीं पता है। इस वॉल्यूम को इधर ला लो, इसको इधर ला लो, यानी वॉल्यूम जो लीटर में है वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आंसर आता है, तो 3 से 7 टर्म में जाएगा 0.7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपका आंसर हो जाएगा तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 7 लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 पे पावर -1 इतना लीटर। आप इसे सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, तो यहां पे आपको 7 भरना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं आगे बढ़ता हूं और इसको हटाता हूं। इस बार का जो पेपर आया है बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोगों ने कंप्लीट ये सॉल्व किया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या है, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इतना दिया है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 दिया है और चारों को मैच करवाना है। और उसमें से क्या मैच करवाना है, करेक्ट को मैच करवाना है। आंसर किस में देना है, इनकरेक्ट में, इनकरेक्ट में। तो आप बताओ हैबर प्रोसेस में क्या आप एफई कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते ही करते हो। कैसे यूज करते हो, तो आपको पता होगा कि 100 से 150 एटीएम प्रेशर लेते हो, 400 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर लेते हो। जब एफई रक्कस बनाते हो, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो N2 और H2 लेकर, तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये है आपका N2 और ये है आपका H2 और ये रहा आयरन। आपके कंडीशन लगा दीजिए और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे अमोनिया। यानी कहीं ना कहीं ये सही है, यानी ये सही है, यानी पहला हमारा आंसर नहीं होगा। ये लो, ये देखते हैं, ये कह रहा है पॉलीथीन। पॉलीथीन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एथीन से बना हुआ है। तो अब आप देखना, अगर मैं बात करूं ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, तो ये आपका एथीन है, एथीन है। अगर मैं एथीन की बात करूं, इसको पॉलीमेराइज करवाना हो, तो पॉलीमेराइज करवाने के लिए, पॉलीमेराइजेशन करवाने के लिए हम लेते हैं एक कैटलिस्ट, जिस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नाटा। देखो यहाँ पे लिखा होगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा TiCl4 हो जाएगा। ये इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं जिगलर नाटा। और जब इसको रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमेराइज हो जाएगा, पॉलीमेराइज हो जाएगा। कौन पॉलीमेराइज हो जाएगा, ये। तो ये पॉलीमेराइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे N लगाते हैं और ये हो जाएगा CH2 और ये हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पे N। यानी ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, लिंकेज होते जाएंगे, ये लिंकेज होते जाएंगे और ये क्या फॉर्मेशन करेंगे, आपका पॉलीथीन। अब पॉलीथीन में भी क्या होता है, LDP होता है, HDP होता है, ठीक है, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, उसके बाद हायर डेंसिटी पॉलीथीन। खैर यानी ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी सही है। अब आते हैं वेकर प्रोसेस पे आते हैं। वेकर प्रोसेस क्या है, वेकर प्रोसेस क्या है, देखिए वेकर प्रोसेस की अगर बात करें, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम एल्कीन को अगर हमारे पास छोटा सा एल्कीन है, एथीन है, तो हम उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते थे, PdCl2, नहीं तो CuCl2। ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं तीसरे की वेकर प्रोसेस में क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH2 और CH2 है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं PdCl2 या लिख दूं CuCl2 along with O2 H2O, देन ये क्या बन जाता था, CH3CH2। यानी हमारा एल्कीन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी आपको CO ग्रुप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ऊपर वाले कंडीशन को रखते हैं तो ये आपका बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड
और ये हो जाएगा दोनों तरफ एसीटोन बन जाएगा, यानी कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। यानी आप छोटा इथीन लेते हो तो एल्डिहाइड बनता है, और उससे बड़ा लेते हो तो क्या बन जाता है, आपका कीटोन बन जाता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आंसर है आपका थर्ड हो जाएगा। आंसर जो इनकरेक्ट की बात कर रहा है वह थर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या दिया है, PtCl2 दिया है। PtCl2 आपका वेकर प्रोसेस में यूज नहीं होता है, वेकर प्रोसेस में PtCl2 का यूज नहीं होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला कह रहा है चौथा, फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी की बात करें, सब लोग जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है फोटोग्राफी में, हम उसको देख लेंगे, जानते हैं, पढ़े हुए हैं, और इसीलिए मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं। थोड़ा सा सुन लो कि फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 मोल पीबीएस ऑक्सीडाइज्ड बाई x मोल ऑफ O3 लिबरेटिंग y मोल ऑफ O2, डिटरमाइन x प्लस y। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना इजी है, क्वेश्चन कितना इजी है। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास 1 मोल पीबीएस है, 1 मोल पीबीएस है, कोई बात नहीं। ये O3 उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, O3 ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज, ये +2 में है तो यही जाएगा, ये -2 में ऑक्सीडाइज कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, PbSO4 में चला गया, PbSO4 में आ गया। और क्या लिबरेट कर रहा है, यहां से O2 लिबरेट कर रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ये 1 मोल है, ये x बोला गया है और ये y बोला गया है, बस बैलेंस कर लेना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं यहां 4 लगा दिया जाए, यहां 4 लगा दिया जाए, तो हमारा हो जाएगा बैलेंस। देखो, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, इक्वेशन हमारा बैलेंस होगा। देख लो, टोटल O काउंट कर लो, टोटल B काउंट कर लो, S काउंट कर लो, दोनों तरफ बराबर होंगे। देख लो, तो हमारा x प्लस वाई की अगर हम बात करें तो 4 + 4 = कितना हो जाएगा, 8। यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, यानी 4 मोल ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, और 4 मोल O3 ओजोन हमें क्या होगा, चाहिए, जिससे इनका क्या करवा सके, ऑक्सीडेशन करवा सके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर था वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 5th। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ये कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर 8 आ गया है, 8 आ गया है, आप इसको मार्क कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पीटी, मैं लिखता हूं यहां पे पीटी, और ये क्या हो गया, NH3, और ये हमारे पास क्या हो गया, NH3 कितना है, Cl, और ये दे दिया है हमारे पास मिथाइल अमीन है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी बात करूं तो पहली बात तो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज आने वाले किससे आएंगे, Cl से, Cl से। यानी Pt जो है 2+ में है, Pt जो है 2+ में है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये कितना होता है, 78 होता है। अगर मैं बात करूं तो ये आता कहाँ है, 5d9 में आता है, 5d9, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लास्ट का लिखा है। अब कह रहा है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो पहले। अभी तो यहाँ पे नॉर्मल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही निकाला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स है, तो आपको लग रहा होगा कि ये इसका क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो आइए चेक करते हैं। अब इनके ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। अब देखो, अब इसमें सब में इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि आप कैसे मैग्नेटिक मोमेंट को बताते हो। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ न कुछ आते हैं। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक में आता है, पैरामैग्नेटिक में नहीं आता है। अनपेयर्ड है तो पैरा है, और क्या है, अगर कोई अनपेयर्ड नहीं है तो हमारा क्या है, डायामैग्नेटिक है। अब आप देखो, ये आपका देखो 5D दिख रहा है, 5D दिख रहा है, यानी फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज में से आया है ये। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, ये कहता है 3D ट्रांजिशन के नीचे वाले ट्रांजिशन में जो भी एलिमेंट हैं उनके साथ हर लिगेंड कैसा काम करता है, SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करता है। ध्यान से देखना, एक 3D ट्रांजिशन में जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो 4D में 5D में जाकर क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, 4D के लिए 5D के लिए हमेशा क्या होता है, जो आने वाले लिगेंड, ये जो लिगेंड जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते क्या है, तो देखिए, जब उन्हें जुड़ना होता है तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड करवा देते हैं, उनको क्या करते हैं, पेयर्ड करवा देते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना SFL में आ गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ गए। क्यों, क्योंकि ये 5D का है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, इनके साथ हर लिगेंड कैसा वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। तो ये क्या करवा देंगे, पेयर करवा देंगे। जैसे ही पेयर करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या देखने को मिल जाएगा, हमें ये देखने को मिल जाएगा, 1 2 3 4, ये हमें देखने को मिल जाएगा कि इनके सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेयर हो चुके हैं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेयर हो चुके हैं। तो मैं कहूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, और 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। और 0 मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये क्या है, ये डाया है, डाया मैग्नेटिक। कैसे नेचर में है, डाया मैग्नेटिक नेचर में। अब मैं इसको हटाऊंगा और हम अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 7 है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 है, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ Ce4+ इज फेवर्ड बाय इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। क्या Ce4+ इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को फेवर कर रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि Ce4+ एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कन्वर्ट इनटू Ce3+। क्या Ce4+ जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और C4+ क्या C3+ में कन्वर्ट हो सकता है। तो आइए इसके नेचर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इनका सॉल्यूशन, और सबसे पहले C को सीखते हैं। और C क्या है, C का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58 होता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जीनॉन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 54, और ये हमारा हो जाएगा 4F1, और ये हमारा हो जाएगा 5D1, और ये हो जाएगा 6S2। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको पता है, आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यानी पहला हमारा केस क्या कह रहा है कि जो Ce4+ है वो किसको फॉलो कर रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। इनर्ट गैस हमारा कौन है, जिनॉन है। यानी इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, जिनॉन का बन जाएगा। जिनॉन का कितना होता है, 54। यानी ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, आप हमें समझा दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
कौन होता है? वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और दूसरे को क्या कर सके? दूसरे को क्या कर सके? ऑक्सीडाइज कर सके। दूसरे को क्या कर सके? ऑक्सीडाइज कर सके। तो अब देखो, जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वह इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाने के बाद अब उससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। वो अपने सबसे ज्यादा लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। जैसे देखो C4+, अब ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बन गया, यानी अब इससे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो बात को समझो। लेकिन ये क्या कर सकता है? ये कर सकता है C4+ एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करके C3+ में जा सकता है। तो ये कैसा वर्क करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आसानी से क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके C3+ में जा सकता है। जो देखो, जो ऊपर है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है, और गेन करके अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये बोथ आर करेक्ट। ये हमारा 7 का S1 यानी पहला स्टेटमेंट और S2 सेकंड स्टेटमेंट, दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उसको देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा? तो मैंने अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन लिया, उसी पे ये भी क्वेश्चन आपका लग जाएगा। आपको पता है जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है वो लोअर में आ सकता है, जो ऑलरेडी लोअर में है वो क्या और लोअर में नहीं जा सकता। तो आप बात कर लो, पहला हम ले लेते हैं, जो ए है वो कह रहा है MnO4 माइनस में है, ये +7 में है। तो ये अगर एसिड डालोगे तो Mn क्या जा सकता है? +2 में जा सकता है। Mn+2 में जा सकता है, यानी ये लोअर में आ सकता है, ये लोअर में आ सकता है, लोअर में आ सकता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं Br की, मैं बात करूं तो Br -1 पे भी रहता है और हायर में भी रहता है। तो हायर में देखो क्या है, Br का देखो तो यहाँ पे BrO3 माइनस है, इसको निकाल दो तो इस पे +5 आएगा। तो ये भी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर में आसानी से आ सकता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको बताना है कि कौन इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। SO4 की मैं बात कर लूं, SO4 की मैं बात कर लूं, SO4 की मैं बात कर लूं, SO4 +6 में है बच्चों। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखो, +6 में है और ये भी लोअर में जा सकता है, ये भी लोअर में जा सकता है या -2 में भी जा सकता है। तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब बात करते हैं हम कहाँ पे? नाइट्रोजन के बारे में, जो नाइट्रोजन एनायन के फॉर्म में है। यहाँ नीचे मैं बता दे रहा हूं। अब देखो, पहले नाइट्रोजन की मैं बात करूं, नाइट्रोजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? ये 7 होता है तो आप लिखते हो क्या? 1s2 2s2, और ये क्या हो जाएगा? देखो, ये 2 2 4 और ये हो गया 3। इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है तो नहीं है, आप देख लो, नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, क्योंकि 3 माइनस लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 माइनस लगे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑलरेडी इतना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है अपने, अब ये और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं शो कर सकता, हमारा N पे -3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि अब इसके पास वो औकात नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? गेन कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं।
इसको मैं हटाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा। अब देखिए अगला हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगला हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। आइए, कह रहा है कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास, एक इसमें से कौन एक ऐसा है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो यहां पे थोड़ा सा ये मिस हो गया है, तो मैं लिख दे रहा हूं विच चेंज विद टेम्परेचर। तो देखिए अगर मैं बात करूं पहला ए मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है, N/P। मोलैलिटी, मोलैलिटी की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, N/W सॉल्वेंट। इसमें सारा मास का कहानी है, इसमें मास है, मास है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की मैं बात कर लूं तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, N1, और ये N1 प्लस N2। कहीं न कहीं ये भी क्या है, मास से रिलेटेड है। मोल तो कभी किसी का बदलने वाला नहीं है, जो अगर एक बार आ गया। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है, मास परसेंटेज है। तो मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं W/W परसेंटेज की, तो वो भी क्या हो जाएगा, W सल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, W सॉल्यूशन हो जाएगा इनटू 100। अब देखो ये तीनों की मैं बात करूं, इन तीनों की मैं बात करूं, जो कि ये हमारा क्या है, B है, ये हमारा क्या है, C है, और ये हमारा क्या है, D है। ये टेम्परेचर के साथ इनका वॉल्यूम की बात ही नहीं हो रही है, ये सब मास में डिपेंड कर रहे हैं, मास पे डिपेंड कर रहे हैं, मास पे डिपेंड कर रहे हैं। और टेम्परेचर दो चाहे कुछ भी करो, मास नहीं बदलने वाला है। सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, हम इसमें क्या कर दिए, 10 मोल डाल दिए। आप इसे खूब गर्म करो, खूब गर्म करो, क्या ये बंद कंटेनर से 10 मोल बाहर चला गया है क्या, नहीं, यानी टेम्परेचर 2 मोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें मान लीजिए कि हमने क्या किया है, 1 kg सॉल्वेंट डाल दिया है। अगला हमने बात किया 1 kg सॉल्वेंट डाल दिया, मास में हम देख रहे हैं और हीट कर रहे हैं, फिर मेजर कर रहे हैं, क्या 1 kg से ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, यानी ये भी हमारा नहीं होगा। मास परसेंटेज की भी बात तो वही है। तो अब हम बात करेंगे इसमें मोलैरिटी की। आपका आंसर अभी तक आपको पता चल चुका होगा, और आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर मोलैरिटी ही होने वाला है। तो मैं इसको हटाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटाऊंगा। अब मैं बात करूं मोलैरिटी की, वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, वेरी करेगा, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे अगर मान लीजिए लिक्विड में लिए हैं, ये 10 ml है, 10 ml है, आप इस कंटेनर को क्लोज कर लो, अब हीट करना शुरू करो, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि मोलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो टूटना शुरू होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर के साथ, इसीलिए इनकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए, मोलैरिटी इज करेक्ट, मोलैरिटी इज करेक्ट। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसे एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा मोलैरिटी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। अगला कह रहा है, अगला के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया जाता है। क्या फॉर्मूला बना दिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि H प्लस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, हाफ H2 बनाया, इसका रिडक्शन करवा लो, रिडक्शन हो रहा है तो आरपी लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाओ। ये फॉर्मूले की जरूरत तब पड़ती है जब आप पूरा नस्ट इक्वेशन लगाते हो, और आपको ये जब डेरिवेशन कराया जाता है तो एक फॉर्मूला सिखा दिया जाता है। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में एक से दो फॉर्मूले, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए और एक रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो क्या सिखाया जाता है, तो आइए मैं उसको बताता हूँ। सिखा दिया जाता है कि 0.0591, अगर 1 नहीं दिया तो आप 9 ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, इनटू pH। ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अगर मैं यही बात कर लूं किसके लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.059 इंटू pH। अब ये वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में।
ये डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है, आपको फॉर्मूले में मिल जाता है। आई होप कि अब आपको कुछ करना नहीं है, इसको हटाते हैं और अपना क्वेश्चन लगाते हैं और आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। पीएच की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो रख दो 0.059 इंटू 3 जा क्या हो जाएगा 27 का, ये 7 हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और 15 और 2 क्या हो जाएगा 17। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, वो आपका माइनस में आएगा, वो आपका माइनस में आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.177, आपका क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। आप इसे देख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं, आप इसे देख लो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ये बस इस छोटे से फॉर्मूले का टिक है, बस यूज करो, लग गया। मैं हटाता हूं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम इज इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो आप इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा। इसमें बात करते हैं, सबसे पहले इसमें देखो 6 है, 6 पेयर 6 लिगेंड है, इसमें 6 लिगेंड है, तो कहीं 6 पेयर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे। अब ये चेक करना है कि CO किस फॉर्म में है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे पॉइंट लिखता हूं, जो CO2+ है उसके साथ अमोनिया WFL शो करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये जो हमारा CO2+ के साथ NH3 WFL की तरह वर्क करता है, ठीक। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, CO3+ में आ जाता है, तब जो NH3 है वो SFL की तरह काम करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो जेड इफेक्ट है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये इनकी खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये SFL बन जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है, और ये क्या करता है, इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने लगता है, पेयरिंग करने लगता है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, नीचे बनाकर चेक करते हैं। अब देखिए कोबाल्ट की मैं बात करूं तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। 27 में से आप क्या करो, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो पहले आप इसको लिखो, CO हो गया 27, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3D7, और ये हमारा क्या आ जाएगा 4s2। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 यानी 5 आ गए। अब सारे में इलेक्ट्रॉन डाल दो, सारे में इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब 3D के बाद क्या हो जाएगा 4s है, और ये क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। इसमें आप क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं और 1 ऑर्बिटल इसमें होते हैं। अब देखो, अब जो आने वाला है, आने वाला ये 6 करना है ना, आने वाला जो लिगेंड है वो कैसा बन चुका है SFL। क्यों SFL बना है, क्योंकि CO जो है ना 3+ में है, और 3+ में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, ये पेयरिंग करवाएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो पेयरिंग करवाते हैं। पेयरिंग कैसे करवाते हैं, तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां डालता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां डालता हूं। अब देखो जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां डाल दिया तो ये आ गया यहां पे, ये आ गया यहां पे। अब देखो ये जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर रहा था, तो ये हो गए पेयरिंग। अब जैसे ही पेयरिंग हो गए तो देखो ये क्या हो गए, ये और ये वेकेंट ऑर्बिटल हो गए। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, 2 NH3, एक इसमें अपना पेयर डालेगा, एक इसमें डालेगा। तो पहले कौन आ रहा है, D आ रहा है, तो बनेगा D2। फिर इसमें एक आएगा तो क्या बनेगा S, एक S। फिर 3 इसमें आएगा, और जैसे 3 आएगा तो क्या बन जाएगा sp3, यानी बन जाएगा
D2sp3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं इसे हटाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, इसको मैं हटाऊंगा, एक बार देख लो आप अच्छे से। चलिए मैं इसको हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दिया है 77.2 किलो जूल। इंट्रोपी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया क्या, 122.2 सॉरी 122 जूल पर मोल पर केल्विन। अब अगला हमारा क्या है, हमारा अगला क्या है, टी टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन दिया है। तो आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले पे लगेगा, तो देखो डेल्टा जी और माइनस ये क्या हो जाएगा 2.303 आर टी, और ये क्या बन जाता है लॉग के, जो कि आप थर्मोडायनामिक्स में इस इक्वेशन को पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक्स में आपको मिलता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये डेल्टा जी का फॉर्मूला कैसे हम लगाएं। तो डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है यहाँ पे डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर चलेंगे, टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस सबको रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा जी की जगह पे मैं लिख देता हूं डेल्टा एच नॉट, और ये हो जाएगा टी डेल्टा एस हो गया। और ये देखो हमारा 2.303, आर की वैल्यू आप रख लो 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 8.314, और ये हमारा क्या हो जाएगा टेम्परेचर 300 है, रख लो। ये लॉग के की वैल्यू आपको निकालनी है, लॉग के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो डेल्टा एच किस में दिया है, आपको दिया है किलो जूल में दिया है, यूनिट का बड़ा काम है, यहाँ पे यूनिट को ध्यान में रखना है। ये लो 77.2 किलो जूल में है, -3, ये देखो टी टी की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन है। आपको ये देखो क्या दिया है, डेल्टा एस किस में दिया है, जूल में दिया है, ध्यान से देखना, जूल मोल केल्विन में दिया है, जूल पर मोल केल्विन में दिया है, ध्यान से देखना। तो ये हमारा रखा जाएगा यहाँ पे 122, ये हो गया। अब देखो ये जूल में, ये किलो जूल में है और ये जूल में है, तो इसको किलो जूल में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया। अगला केस लेते हैं, अब आगे चलते हैं, इसमें देखो 2.303, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.314, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटू 300, और ये क्या हो जाएगा लॉग के। अब देखो इसको भी हम क्या कर लेंगे, किलो जूल में बदल लेंगे, तो ये 1000 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहां पे सॉल्व जब करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद ये तो दिख रहा है कि हमारा क्या है, माइनस में ही कुछ न कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो लॉग के की वैल्यू आएगा वो -7.07 आएगा। लॉग के की जो वैल्यू आएगी, लॉग के की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, -7.07 आएगी। आप इसे क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी लॉग के इक्वल टू -7.07। ये आपका आंसर है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, 12 क्वेश्चन कवर कर लिए। आइए अब बाकी क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, इसको मैं हटाऊंगा, फिर मैं आगे क्वेश्चन लिखूंगा। तो आइए चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने कितना क्वेश्चन कर लिया है, 12 क्वेश्चन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन शो ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे फिर कर रहा है स्टेटमेंट 2, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी या +4 डिक्रीजेज वेयर एज दैट ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आइए पता करते हैं। क्या वो हमेशा -2 ही शो करता है,
ये कोई जरूरी है -2 ही शो करे? -1 भी तो शो करता है पेरोक्साइड के केस में। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में वो तो +2 भी शो करता है। देखो, अगर मैं कह दूं ये रहा H2O2, ये रहा KO2 सुपर ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड, और ये रहा आपका OF2, यहाँ पे +2 में, यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। यानी ऑक्सीजन की बात करें तो वह क्या क्या शो करता है, देख लो, -2, व -1, -हाफ, +2 भी शो कर सकता है। यानी स्टेटमेंट हमारा जो फर्स्ट है वह क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, गलत है, गलत है, गलत है, इनकरेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, ये तो पहले का काम हो गया, दूसरा कह रहा है, करें ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेज वेयर एज दैट ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। अब ये कह रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकाले गए, 6 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तब तो उस पर +6 आया होगा। और आप देखो, आप नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका इनॉट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं, जब आउटर सेल जो होते हैं, सब सेल होते हैं, जैसे डी हो गया, एफ हो गया, ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। जब ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, विड्रॉ करेगा, तो आप बताओ मुश्किल नहीं होगा +6 बनाना, तब +6 का फॉर्मेशन मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि जब नीचे जाओगे तो +6 स्टेबल नहीं हो सकता, +4 माना जा सकता है कि स्टेबल होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली के ये मेंबर हैं। तो ये तो देखो, आप जैसे ये देखो क्या शो कर सकता है, ये मैंने लिख दिया है, ये आपका क्या शो कर सकता है, ये मैक्सिमम +6 शो कर सकता है, ये मैक्सिमम +6 शो कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे जाओगे तो ये क्या बढ़ेगा, इनॉट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा। इनॉट पेयर इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका घटेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या लगने वाला है, नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, क्योंकि वहां पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट चल रहा है। और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जो हमारा जेड है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अपनी ओर विड्रॉ करेगा, जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाना यानी आयोनाइज होना, क्या करेंगे, आयोनाइज होने से अपनी रिलक्टेंस शो करेंगे कि वो बाहर न निकले, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो है, अगर ऑप्शन देखे, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ जो है इसका स्टेटमेंट वो क्या है, इनकरेक्ट है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्या करा है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैज सेम नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन। इसमें कौन कौन है जिनका नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, फिर मैं इसको बताता हूं। आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारे पास एलिमेंट है
वो एलिमेंट कौन कौन से हैं उनको लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। कौन कौन से एलिमेंट के आयन दिए हैं? एक तो हमारे पास दिया है स्ट्रोंटियम, Sr2+ दिया है। फिर हमारे पास सीजियम दिया है प्लस में, और उसके बाद क्या दे दिया है? एक्ट्रिबियम दे दिया है, Yb हमारा दे दिया है, लेंथनम दे दिया है। ये भी अपने क्या है, किसके फॉर्म में है? 2+ के फॉर्म में है, 2+ के फॉर्म में है। ध्यान से देखिएगा, 2+ के फॉर्म है। तो अगर हम देखें इसमें, तो स्ट्रोंटियम की अगर हम बात करें, तो अगर इनकी बात किया जाए तो कितना आना चाहिए इसका? इसका 36, 36, 37, 38। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा। और क्रिप्टान का होता है हमारा, क्रिप्टान का होता है कितना? 36 होता है। और इसका क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? इसका हम लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 5s2, 5s2। तो अब इसमें से क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन बन जाएगा। आपका देखो, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 38 होता है। जब 38 होता है तो आप उसमें से क्या करो? 2 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो 36 आएगा, जो क्या बन जाएगा? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन बोल सकते हो। यानी हमारा पहला पता चल चुका। अब देखो इनकी बात कर ले, इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये भी हमारा क्या मिल जाएगा? ये भी हमारा क्या मिल जाएगा? ये भी मिल जाएगा क्रिप्टॉन 36, और ये बन जाएगा 5s1। अब कह रहा है कि इसमें से इसको रिमूव कर दिया गया है, तभी +1 का चार्ज आया है। यानी ये भी क्या है? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन है। ये भी क्या है? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी है, जरूरी है, ये जरूरी है, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आगे बात करें तो देखो, अगर इनकी बात करें तो ये कहीं न कहीं हमको देखने को मिल जाएंगे। ये क्या है? लेंथेनाइड है। और ये क्या है हमारे पास? ये भी क्या है? लेंथेनाइड के अगर मेंबर हैं। तो आप देखो, अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आ जाते हैं तो पहले हमारा क्या आएगा? नोबल गैस आएगा, फिर कहीं न कहीं डी आएगा, फिर कहीं न कहीं एफ आएगा। ये एफ ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले हमारा क्या आएगा? पहले हमारा नोबल गैस आएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले नोबल गैस आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? डी ऑर्बिटल आएगा, फिर एफ ऑर्बिटल आएगा, फिर एस ऑर्बिटल आएगा। यानी अगर इनकी बात करें, जब इनकी कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कहीं न कहीं नोबल गैस के बाद, नोबल गैस के बाद डी ऑर्बिटल का आना बाकी है, फिर एफ ऑर्बिटल का आना बाकी है, अभी एस ऑर्बिटल का आना बाकी है। अगर 3 ऑर्बिटल आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। तो आप यहां से भी इस पे अनुमान लगा सकते हो और प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमारा जो ये दोनों हैं ये हमारे आंसर नहीं है। तो आपका आंसर जो होने वाला है वो आंसर क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट के क्या है? आयन है। इसीलिए वो भी कौन से है? 2+ है, 2+ है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन नहीं शो करेंगे। तो नहीं शो करेंगे, आप बोल सकते हो कि ये पहले क्या आएगा? नोबल गैस, फिर क्या आएगा? डी आएगा, फिर क्या आएगा? एफ आएगा। पहले क्या आएगा? एफ आएगा, फिर डी आएगा, फिर एस आएगा। तो अब सोच लो कि अगर 3 ऑर्बिटल्स और आते हैं तो इनका यहां से 3 में अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 निकालेंगे तब तो ये 4+ बनेंगे। ये तो 2 ही प्लस है। तो आप यहां से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर इस तरह का केस आए तो ये तो आपको मिल जाएगा पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप से। हमारा क्या है? एक आता है किसमें? एक आता है एल्कली ग्रुप में, और एक आता है क्या? एल्कलाइन अर्थ वाले में, फर्स्ट ग्रुप। और ये क्या है? सेकंड ग्रुप। और ये हमारे क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो आप इसे क्या करो? हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4+ रहता तो मैं इसके बारे में सोचता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा यहां से आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। यानी हमारे पास कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। हमारे पास इसके आंसर कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज D10 कन्फिग्रेशन, कौन कौन इसमें से है जो D10 कन्फिग्रेशन को शो कर रहा है। देखो अब इसकी बात कर ले, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लाना है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। देखो ये क्रोमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, इधर देखो क्रोमियम हो गया, इधर देखो क्रोमियम हो गया। इसमें क्रोमियम नहीं है, इसमें क्रोमियम नहीं है। ये पता है D10 बनाता है, ये भी पता है D10 बनाता है, ये भी पता है D10 बनाता है, और जिंक के नीचे कैडमियम आता है तो ये भी D10 बनाता है। ट्रांजिशन होते हुए ट्रांजिशन ये दोनों नहीं शो करते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सीखना कैसे है, कौन कौन है जो D10 नहीं बनाएंगे। तो इनको देखो, क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है तो देखेंगे 24 होता है। तो लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है D3D5 और क्या लिखा जाता है 4S1, यानी ये D10 नहीं बनाता है। यानी आपका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें क्रोमियम नहीं है, बाकी सब में क्या है क्रोमियम है। इसीलिए ऑप्शन ए बी सी और डी, ए बी सी डी में आपका क्या मिलेगा, डी इज करेक्ट, बाकी ए बी सी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें क्रोमियम नहीं है। अब चलते हैं आगे, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, अगर हम अगला देखें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द फिनोलिक ग्रुप टेस्ट। कौन है इसमें जो फिनोलिक ग्रुप टेस्ट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आइए इसके बारे में सोचते हैं और देखते हैं। लुकास टेस्ट किसके लिए जाता है, पहली बात कर ले लुकास। अगर लुकास टेस्ट की मैं बात कर लूं तो ये आता है एल्कोहल के डिडक्शन में, एल्कोहल के डिडक्शन में, एल्कोहल के डिडक्शन में आता है। टॉलेन आता है, टॉलेन किसके लिए आता है, टॉलेन आता है कहीं कहीं एल्डिहाइड बताने के लिए, एल्डिहाइड बताने के लिए, यूं कहे तो कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बताने के लिए। अब आता है कार्बिल एमाइन टेस्ट, अगर मैं कहूं कार्बिल एमाइन टेस्ट की तो ये किसके लिए आता है, तो ये याद रखिएगा ये आता है आइसोसाइनाइड की पहचान के लिए, आइसोसाइनाइड की पहचान के लिए आता है। बहुत फाउल सा स्मेल आता है इसका। अब बचता है हमारा क्या, थैलीन टेस्ट बचता है, और यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो कैसे, तो देखो जब आप PHOH लोगे और यहाँ पे थैलिक एसिड को क्या करोगे वहां से एनहाइड्राइड कर लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म बन जाएगा, एनहाइड्राइड फॉर्म बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और जैसे ही क्या करोगे इसके साथ रिएक्शन कराओगे ये बन जाएगा फिनोप्थलीन बन जाएगा, फिनोप्थलीन बन जाएगा, फिनोप्थलीन बन जाएगा। फिर इसमें क्या करोगे, फिनोप्थलीन कैसा होता है कलरलेस होता है। फिर इसमें एक इक्विवेलेंट क्या डालोगे, NaOH डालोगे। तो ये जो कलरलेस है, ये जो कलरलेस है, ये जो कलरलेस है, कलरलेस है, तो ये क्या हो जाएगा पिंक कलर का हो जाएगा। कैसे पिंक कलर का हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें क्या डाल रहे हो बेस डाल रहे हो। और जैसे इसको एक्सेस में कर दोगे, एक्सेस में कर दोगे, एक्सेस में कर दोगे NaOH, जैसे ही NaOH को एक्सेस में करोगे फिर क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट होता है वो किसके लिए टेस्ट होता है, थैलीन जो टेस्ट होता है वो हमारा कौन से टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो फिनोलिक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 17 है। तो आइए हम उसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या दिया है, अगर हम कह दें हमारे पास दे दिया है टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर दे दिया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इसको कैसे रिएक्शन करवाना है, तो देखिए,
HI से रिएक्शन करवाना है, HI से रिएक्शन करवाना है। तो HI से रिएक्शन करवाना है और आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्या दे दिया है? साइक्लोहेक्सेन दे दिया है, ये दिया है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड दे दिया है, ये दिया है साइक्लोहेक्सेनॉल दे दिया है, और ये दिया है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड दे दिया है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल दे दिया है, ये क्या दिया है? 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया? साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड दे दिया है, ठीक है, आइडोसाइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं। और ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। ये इसी में से एक करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए हम इसको बताते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर मैं कहूं कि ये HI कैसे होगा, तो ये जानते हैं ये बहुत बड़ा एक I ग्रुप होता है, तो यहां से H+ आसानी से टूट जाएगा, H+ आसानी से टूट जाएगा। ये H+ कहां जाएगा? ये H+ कहां जाएगा? तो ये H+ जाएगा इस O के पास। क्यों? क्योंकि O के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसर है ना, तो वो जैसे जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? तो ये बन जाएगा हमारे पास H। अब ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब आप बताओ, ये ओ अनस्टेबल है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके ऊपर सिर्फ नेगेटिव ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता है, यानी अनस्टेबल हो गए। अब जब ये अनस्टेबल हो गए तो अब बताओ ये बॉन्ड किधर से टूटेगा? अगर इधर से टूटता है, अगर इधर से टूटता है तो यहाँ पे 2 डिग्री केटायन बनेगा। अगर यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 डिग्री केटायन बनेगा। तो आपको पता है, अगर स्टेबिलिटी चेक किया जाए, स्टेबिलिटी चेक किया जाए, तो स्टेबिलिटी में ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये बन जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और बचा हुआ I- क्या करेगा? इन पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये क्या बना देगा? देख लो, बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? देख लो, टू टू आइडो 2 मिथाइल क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। देख लो, तो ये हमारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। कौन कौन प्रोडक्ट मिलने वाले हैं? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं ये किस में है। तो हमारा देखने को मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल है, और ये हमारा देख लो 3 डिग्री क्या है? आयोडीन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अब इसको मैं हटाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, अब मैं इसको हटाता हूं, इसका मैकेनिज्म भी मैंने दिखा दिया, आप लोग देख लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो, यहां पे दे दिया है हमारे पास फिनॉल फिनॉल फिनॉल, सब जगह फिनॉल दे दिया है, सब जगह फिनॉल दे दिया है। ये देख लो, फिनॉल के साथ दिया है CHCl3, और उसके साथ दे दिया बेस, फिर दे दिया है उसके साथ सेकेंड स्टेप में एसिड डाल दिया है उसमें। तो क्या आपको ये याद आ रहा है कि CHCl3 और बेस हम कहाँ यूज करते थे फिनॉल के साथ? राइमर टीमर करके एक आप रिएक्शन पढ़ते थे नेम रिएक्शन में, वहां आपको राइमर टीमर में मिलता था। तो ये देखो, जब CHCl3 रहता था तो आपका क्या बनता था? तो आपका क्या बनता था? आपको मिल जाता था, वहां पे क्या मिलता था? तो मिल जाता था सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता था। तो देखो, पी का सीधे कहाँ जाएगा? यहां जाएगा, यहां जाएगा। तो मैं लिखता हूं पी का सेकंड, पी का सेकंड, पी का सेकंड। अगर मैं इसका मैकेनिज्म बताना चाहूं तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म हो जाता है। इसका कुछ इस तरह से मैकेनिज्म हो जाएगा, मैकेनिज्म इस तरह से हो जाएगा। देखो, ये इसके पास बेस है, और बेस है तो यहाँ पे क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं इस H को पकड़ेगा। तो H क्या करेगा? H अपना इलेक्ट्रॉन इन पे छोड़ देगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे छोड़ेगा यहां से निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। और जैसे यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, फिर आगे रिएक्शन अगले नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड होती है। तब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा Cl बन गया, Cl बन गया, Cl बन गया, और इनके ऊपर आ गया माइनस का चार्ज। अब देखो, C पे माइनस का चार्ज अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये क्या करता है?
ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, इनको एक को निकाल देता है, ये बन जाता है CCl2। एक घर खाली होता है और एक घर में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। और ये कैसे नेचर के हो गए, तो आपको देखने को मिल रहे होंगे कि ये नेचर अपना क्या शो कर सकता है, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफिलिक भी शो कर सकता है। और इसको जैसे ही रिएक्शन करवाओगे, कैसे रिएक्शन करवाओगे, तो देखो जैसे ही रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या कर जाएगा, CCl2 यहाँ से सीधे इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ से क्या बना देगा, अगला स्टेप बना देगा। और अगला स्टेप क्या बना देगा, तो हमारा बन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जाएगा H, और ये आ जाएगा CCl2 बन जाएगा। इसके पास घर खाली था, तो अब देखो इसके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो फिर अगला केस हमारा क्या बन जाएगा, OH, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हमारा बन जाएगा क्या, यहाँ पे CHCl2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो यहां से क्या होता है हमारा, अगले स्टेप में देखो अभी H प्लस भी है, OH भी है, तो हम रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये क्या होते हैं, निकलते हैं, और यहाँ पे O आता है, और ये हमारा क्या बनाता है, तो देख लो हमारा बनाता है सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। चलिए अगले स्टेप में बढ़ते हैं, क्योंकि अगला हमारा देखना है क्यू क्या करता है। तो हमारा पहला P का जो आने वाला आंसर है वो 2 है बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला हमारा क्या कर रहा है, P आ गया 2, अब कर रहा है दूसरा। अब देखो यहाँ पे लिया गया है सोडियम डाइक्रोमेट लिया गया है। सोडियम डाइक्रोमेट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे किसको ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी कहीं कुछ दिख रहा है तो ये क्या चला जाएगा, फर्स्ट पे चला जाएगा। तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखिए तो हमारा पी का आ गया सेकंड, और इनको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, ये चला गया वहां पे, और हमारे पास क्या आ गया, क्यू का फर्स्ट। अब आते हैं आर पे। देखो इसकी बात कर लो, इसकी बात कर, अगर मैं हिंट दिखाता हूँ, हिंट इसके बारे में दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो ये काम करेगा OH, ये काम कैसे करेगा, OH। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये पोलराइज होगा तो ये सीधे जाएगा, तो कहीं न कहीं ये चीजें ऐसे बना देगा, ये बना देगा OH, और ये बन जाएगा COOH बना देगा। तो हमको ये देखने को मिल रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, तो एक्चुअली में ये चीजें हमको क्या देखने को मिलेगी, ये हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम बना लेंगे एनिसोल। यानी ये चीजें इसके साथ जुड़ जाएंगी, ये चीजें इसके साथ जुड़ जाएंगी, ये चीजें इसके साथ जुड़ जाएंगी। इसका मतलब हमारा क्या आंसर आने वाला है, तो देखिए P2 मिल गया, P मिल गया, P का हो गया 2, Q का 1, R का हमारा क्या हो जाएगा, R का हमारा हो जाएगा फोर्थ, और हमारा S का क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी आपका आंसर जो होने वाला है, ये होने वाला है आपका P का 2, Q का 1, R का 4, S का 3। देख लो आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैं इसको हटाऊंगा और बाकी बचे क्वेश्चन को मैं लूंगा। मैं हटाता हूं इसको। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 19 क्वेश्चन क्या करा है, सुनिएगा ध्यान से। करा कि व्हेन एग इज बॉइल्ड द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट। कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जो नहीं बदलता है। तो आइए बात करते हैं। अगर हमारे पास रॉ एग है, रॉ एग है, तो उसमें क्या होता है, डेका पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, डेका पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, डेका पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। जब हम उनको बॉयल करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन आप ये सोच लो कि इनका ये सब टूट जाने से प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। आपका जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सब टूट सकते हैं, लेकिन आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर उसी की तरह दिखाई देगा, वो हमेशा क्या रहेगा, रिमेन इंटैक्ट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव एसएन रिएक्शन। अब बताओ एसएन रिएक्शन के क्या क्या कंडीशंस है।
आइए देखते हैं। तो एसएन रिएक्शन कौन कौन देता है, देख लो। एसएन रिएक्शन सबसे अच्छा 3 डिग्री केटायन में यानी 3 डिग्री कार्बन में फॉलो करता है, 3 डिग्री कार्बन में फॉलो कर लेगा, 2 डिग्री में फॉलो कर लेगा, 2 डिग्री में फॉलो कर लेगा, एलाइल में कर लेगा, एलाइल में कर लेगा, एलाइल में कर लेगा। तो कहाँ पे केस नहीं कर सकता है, विनाइल के केस में नहीं करता है, विनाइल के केस में नहीं करता है। तो अब देखो, ये देख लो, सी डबल बॉन्ड सी और उससे Cl जुड़ा है, उससे Cl जुड़ा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा एसएन रिएक्शन नहीं देगा, एसएन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड सी से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा है। और ये केस बताया जाता है ब्रिज हेड पे हो, ब्रिज हेड पे हो, और कहाँ पे हो, बाईसाइक्लो के केस में हो। अगर ब्रिज हेड पे है, अगर कोई भी हेलोजन या विनाइल से जुड़ा है या डायरेक्टली फिनाइल से जुड़ा है, वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होता है, वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होता है। देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो इसके रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। ये 2 डिग्री है, ये हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसमें तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये हमारा SN1 नहीं देगा, SN1 नहीं देगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी सेगमेंट है ये क्वेश्चन। देखो, द सेकेंड होमोलॉग ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला क्या है, HCOOH। इसका सेकेंड होमोलॉग की बात करें तो CH3, और ये क्या हो जाएगा, CH। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड होमोलॉग, और सेकेंड होमोलॉग हमारा बी ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 22। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, एक्चुअली में ये सिर्फ आपके सोच के पे डिपेंड है कि आप इस रिएक्शन को सोच पाते हो कि नहीं। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास क्या दे दिया है, 1 फिनाइल एथीन दे दिया है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा है 1 फिनाइल एथेन। जैसे जैसे मतलब जिस तरह से वो बात किया है, पहला क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, हम उसी तरह से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो लीजिए हम पहले लिखते हैं ओ क्या, 1 फिनाइल एथीन लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 फिनाइल। याद करो, याद करो, हम क्या लिए हैं यहाँ पे, बोरेन लिए हैं या डाई बोरेन लिए हैं, और उसके साथ H2O2 लिए हैं, परऑक्साइड का केस लिए हैं, बेसिक मीडियम में लिए हैं। तो ये चीजें दिमाग में आना चाहिए। आप जब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, हाइड्रोबोरेशन पढ़ते हो, हाइड्रोबोरेशन पढ़ते हो, तो वहां पे क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ये अगर मैं इसको क्या लिख दूं, इसको मैं छोटा करके लिख दूं पीएच, मैं इसको छोटा करके पीएच लिख दूं, और मैं लिख दूं BH3 यहाँ पे। तो डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये 3PH, आप इसको बढ़ा लेना, 3H चला जाएगा यहाँ पे, और ये जुड़ जाएगा हमारा 3CH2, और ये बन जाएगा CH2, और इसको मैं हटाता हूँ, और ये 3, और ये क्या बन जाएगा, B। अब इसके पास अगर हम क्या कर दे, H2O2, और ये बेसिक मीडियम में लिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा PH, और ये बन जाएगा CH2, और ये क्या बन जाएगा CH2, और ये क्या बन जाएगा OH। ये कितना बनेगा, 3 फिनॉल बनेगा, 3 फिनॉल बनेगा। ये तो 3 फिनॉल, सॉरी 3 फिनॉल का रहे हैं, 3 फिनॉल का रहे हैं। ये हमारा क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, यानी 2 फिनाइल एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, 2 फिनाइल एथेनॉल बनेगा। अगला स्टेप ये तो हो गया। अब कह रहा है, अब कह रहा है कि इन पे क्या करवाइए, HBr से रिएक्शन करवाइए। तो लीजिए मैं करवाता हूं HBr से रिएक्शन, मैं यहाँ पे एक ही ले रहा हूं, HBr से रिएक्शन। देखो मैं बात करूं HBr में हमारा क्या होगा, H प्लस और क्या है Br माइनस, ये H प्लस सीधे जाएगा इनके पास। तो केस क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, केस क्या बन जाएगा, ये बनेगा PH, और ये बनेगा CH2, CH2,
और ये बन गया OH2 प्लस, OH2 प्लस। अब ये आ गया इसके ऊपर, ये तो नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये खटाक से यहाँ से क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप, और अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये टूट कर निकल जाएगा। तो इसके पास जनरेट हो जाएगा यहाँ पे PHCH2, और ये हो जाएगा कार्बोकेटायन। और आप बता दो 1 डिग्री स्टेबल है होता है कार्बोकेटायन कि 2 डिग्री, तो आपका आंसर होगा कि क्या होगा, आंसर आपका 2 डिग्री होगा। तो ये क्या कर जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 H शिफ्ट हो जाएगा, और 1 2 जैसे H शिफ्ट होगा तो ये हमारा हो गया CH प्लस आ गया, और ये क्या हो गया CH3। जो Br माइनस बचा था, अब उस Br माइनस को इस पे लाओ तो बन जाएगा PHCH, और ये क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, Br हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CH3। अब देख लो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन बन गया है, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन बन गया है। और आप इसमें क्या कर दो, Mg डाल दो। Mg क्या होता है, ड्राई ईथर में डालना होता है, ड्राई ईथर में डालेंगे तो ये बना देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बन जाएगा PH, और ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3, और इससे हमारा जुड़ जाएगा Mg, और Br आ जाएगा बीच में। इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब अगला स्टेप क्या कर रहा है, हमने कौन कौन से स्टेप करवा लिए हैं, तो देखो पहला स्टेप यहाँ पे करवाया गया है, ठीक। दूसरा उसमें HBr डाले हैं, दूसरा स्टेप। अब तीसरा करवाया गया यहाँ से, जब इसमें Mg डाला गया है, इसमें Mg डाला गया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें Mg डाला गया है, इसमें Mg डाला गया है। अब हम आगे बढ़े तो आगे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, Mg के बाद आपको क्या डालना है, आपके पास दे दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो, यहाँ माइनस है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ये पोलराइज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने की वजह से ये क्या करेगा, ये यहाँ से इससे जुड़ जाएगा, ये जैसे इससे जुड़ेगा तो ये Mg क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो केस कुछ इस तरह से मिल जाएगा PH। अब देखो CH, अब देखो ये इससे जुड़ रहा है, एक तो ऊपर CH3 है इसके पास, ये इससे जुड़ रहा है, देखो ये CH इससे जुड़ रहा है, इसके पास 2 CH2 है, तो 2 CH2 कर रहे हैं, 2H है, तो ये हो गया CH2, और ये हो गया O पे माइनस आया है, इसके साथ MgBr लग जाएगा, तो ये हो गया Mg, और साथ में Br। अब देखो इस पे माइनस और इस पे क्या है प्लस, और प्लस माइनस है, और इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे इसमें H3O डाल दो, यानी H2O के साथ H प्लस डाल दो, और जैसे ही H प्लस डालोगे तो ये फाइनल बन के निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, PHCH। अब देखो आप इसको ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं CH2OH, CH2OH। अब देखो इस ऑप्शन को मिलाओ, कहीं दिया है क्या, इस ऑप्शन को मिलाओ, दिया है क्या, तो ऑप्शन ए इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विद मैकेनिज्म हमने देख लिया, पहले हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ आया, यहाँ H2O2 डालकर हमने ये बनाया, फिर यहाँ से हम यहाँ आए, फिर यहाँ से हम इधर आए, यानी देखो कैसे कैसे हमने किया है। सबसे पहले हमने BH3 यानी डाइबोरेन को तोड़कर हमने बोरेन ले लिया, बोरेन से करवाया तो ये बना, और H2O2 डाला तो ये हमें मिल गया 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल में HBr डाला तो इसमें से H गया O के पास, OH2 प्लस बनाया, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाया, ये गया तो हमारा इस पे कार्बोकेटायन आया, कार्बोकेटायन को हमने स्टेबलाइज किया, हाइड्रोजन शिफ्ट करा के, हाइड्राइड शिफ्ट करा के, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री हमारा 1 डिग्री से स्टेबल होता है। फिर Br उस पे जुड़ा, और Br जुड़ने की वजह से हमारा क्या हो गया, ये 2 डिग्री Br बना है, और इस पे Mg आने के बाद ये इस पे क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ग्रिग्नार्ड बनता है। फिर हमने उस पे क्या डाल दिया, फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, और फॉर्मेल्डिहाइड डालने के बाद हमने क्या कर दिया,
ये बना और इसके बाद H2O डाल दिया, हमारा फाइनल क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसको हटाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एनिलीन है, हमारे पास एनिलीन है, देखिएगा हमारे पास एनिलीन है और एनिलीन से क्या बन रहा है, देखते हैं। पहले रिएक्शन करवाना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एनिलीन है तो एनिलीन ले लेते हैं। ये रहा हमारा एनिलीन, ये रहा हमारा एनिलीन, कितना है 9.3 ग्राम है। इसका ये मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, ठीक। इसका मोलर मास कितना होता है, 93 होता है। वेरी गुड। ये रिएक्शन कर रहा है किससे, रिएक्शन कर रहा है हमारा COCH3O3O एसिटेट एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहा है। जैसे रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, यहां से एक टूटेगा और इसके साथ एक H शिफ्ट होगा, इसके साथ एक H शिफ्ट होगा। तो ये अगर यहां से टूट गया तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ऐसे आ जाएगा NHHCO और ये बन जाएगा CH3, ठीक है। बाकी निकल गया और क्या निकल गया, CH3CO और ये हमारा बन गया OH। तो ये जो रिएक्शन कर रहा है उसके बारे में हम देख लें, यहाँ पे कर रहा है व्हेन 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इन रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड देन मास ऑफ एसिटिन दिया है एसिटेनलाइड फॉर्म्ड इज x ग्राम। जो एसिटेनलाइड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एसिड एनालाइड फॉर्म हुआ है, देखिए इसका नाम क्या है, एसिड एनालाइड फॉर्म हुआ है, एनालाइड फॉर्म हुआ है, उसका मास x ग्राम है। वही वैल्यू बताना है और कैसे बताना है, जो x की वैल्यू आएगी उसको 10x में लिखना है, 10x में। तो चलिए आपको पता है ये आपके पास रिएक्शन दिया है, अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 मोल। हाँ, इसका मास अगर निकालोगे ना, मोलर मास, इसका मोलर मास जो निकालोगे, मोलर मास आएगा 135 आएगा, 135। अब देखो इसका मोल निकालो, अगर ये 1 मोल होगा तो वो भी 1 मोल होगा। वेरी गुड। तो इसका मोल निकालो, तो ये मोल निकालोगे, ये मोल निकालोगे इसका पहला का, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 मोल। अगर ये 0.1 मोल बना होगा तो ये कितना मोल बना होगा, ये भी 0.1 मोल बना होगा, क्योंकि दोनों देखो इक्वेशन, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लो, 1 मोल 1 मोल। अगर ये 0.1 मोल तो वो भी क्या होगा, 0.1 मोल होगा। तो ये तो मोल मिल गया। अब देखो मोल बराबर क्या होता है, मास होता है, क्या होता है, मास होता है, और साथ में अपान में क्या लिखा जाएगा, मोलर मास। मास निकालना है, मोल इसका मिल गया है, तो ये हो गया 0.1 और ये इसका मास निकाल लो तो इसका मास निकल जाएगा, और मोलर मास क्या है 135। इसको सॉल्व करो, इसका मास आ जाएगा, इसका मास कितना आ जाएगा 13.5, मास निकल गया। यानी x की वैल्यू जो आया 13.5 ग्राम। लेकिन लिखना किसके फॉर्म है, 10x के फॉर्म में लिखना है, तो 10 हो गया और x की वैल्यू कितना हो गया 13.5, यानी क्या हो जाएगा 135 ग्राम। आपका आंसर हो गया 23 का, 23 का आंसर हो गया, 23 का आंसर हो गया। मैं इसको हटाऊंगा, एक बार समझ लो, एक बार देख लो, देख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर आप रोक के रिवर्स करके देखते रहना। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटाता हूँ। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे। कह रहा है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, देखिए पहला तो न्यूट्रल वाला में रेजोनेंस देख लो, यहाँ पे आसानी से होगा, ठीक, कोई बात नहीं। अगर चार्ज आते हैं तो अनलाइक चार्जेस पास रहे तो बहुत अच्छी बात है, और लाइक चार्जेस अगर पास है तब तो वो अनस्टेबल होता है। और ऊपर से अगर नेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो और अनस्टेबल होता है।
तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? देखो ये इसमें इसमें कंपेयर करो, ये क्या है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं अच्छा लगता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा? थर्ड। फिर इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव है तो आ जाएगा सेकंड, फिर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट, फिर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। तो ये हमारा कहानी था 24 क्वेश्चन का, आसानी से देख लो, ये यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हटाते हैं, और हमको लग रहा है 3 क्वेश्चन के आसपास और होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कर है स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इमिसिबल। इमिसिबल है वाटर और स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय, आप बताओ कैसे सेपरेट करोगे? यह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, फिर दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन। तो आप सिंपल इसका ट्रिक लगा दो, टिक कर दो, इस पे टिक कर दो, इस पे टिक कर दो, स्टीम डिस्टिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर की बात कर, कायरल सेंटर की बात कर ले, अगर मैं कायरल सेंटर की बात करूं, पहला जो सेंटर होना चाहिए, जो सेंटर होना चाहिए, जो सेंटर होना चाहिए sp3 होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप ऐड होने चाहिए, 4 डिफरेंट क्या होने चाहिए? ग्रुप या एटम होने चाहिए, ग्रुप या क्या होने चाहिए? एटम होने चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो पहली बात करे इस पे, तो ये देखो, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे H है, इधर एक है, इधर एक, यानी हमारा क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट, फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा कार्बन कौन सा है? यहाँ पे कार्बन हमारा कौन सा है? sp3 है, इसमें 2H है, डिफरेंट नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक। थर्ड में देखो ये कायरल सेंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ये सूडो कायरल सेंटर है। अगर ये देखो, अगर यहाँ पे इसको टारगेट कर लो, ये डिफरेंट है, अगर इसको टारगेट करते हो तो ये डिफरेंट है, ये हो जाएगा। तो कितने आंसर हो गए इसके? इसके आंसर कितने हो गए? देखो फर्स्ट एक ये हो गया, थर्ड, थर्ड हो गया, यहाँ पे H है, एक डिफरेंट ग्रुप, एक डिफरेंट ग्रुप, एक डिफरेंट ग्रुप, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। साथ में हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ अगर देखा जाए, फिफ्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिफ्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा। और सिक्स में अगर देखा जाए तो हाँ सिक्स नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया है। इधर लिख दिया CH3CH2 और इधर लिख दिया C2H5, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सेम है, और सेम है इसका मतलब एक कायरल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला तो बहुत इजी है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में करना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। अब आपको करना क्या है? OH लगाना है, OH लगाना है, तो OH लगा दीजिए। तो OH लगाइए, OH लगाइए, CN लगाइए, CN। देखिए इस तरह का कहीं स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या? अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जेई मेन 2024 27 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट का वो पेपर पूरा कंप्लीट हमने क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसे अच्छे से एनालाइज कर लो, पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।